चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर 11, क्लास 8 का चैप्टर 11, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आज हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, पहले भी हमने आप लोगों को बताया है डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, PROPORTI, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे मान लीजिए कि मैंने दो वैल्यू लिया, वेरिएबल लिया, एक x लिया और एक y लिया, ठीक है ना, और हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की साइन है, आप लोग याद रख रहिए। ये क्लास 8 से क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, मतलब हमेशा ये अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन यूज होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, PROPORTION, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन है। क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन की साइन है। ये इसका मतलब यही है कि अगर हम y की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं तो x की वैल्यू भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। और अगर हम y की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं तो x की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब एक वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। नहीं समझ में? समझ में? जैसे हम एक चार्ट बना लेते हैं। ये जैसे हमने चार्ट बना लिया और हमने ले लिया, मान कोई भी चीज ले लिया। जैसे मान लो कि सब्जी खरीदने गए और पोटैटो ले लिए। क्या? पोटैटो, POTATO, पोटैटो इन केजी, इन केजी, केजी में पोटैटो ले लिए और उसका कॉस्ट किसमें है? रुपए में ना। मान लेते हैं कि 5 किलो पोटैटो का दाम 50 रुपया है। 5 किलो पोटैटो का दाम 50 रुपया है, ठीक है ना। तो 8 किलो पोटैटो का दाम कितना होगा? 3 किलो पोटैटो का दाम कितना होगा? तो देखो, अगर हम 5 किलो पोटैटो का दाम 50 रुपया है तो 8 किलो का दाम कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। जब हम पोटैटो का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो पोटैटो का कॉस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर अब 3 किलो पोटैटो का दाम क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, घटेगा ना। तो देखो, हम अमाउंट ऑफ पोटैटो घटा रहे हैं तो कॉस्ट भी क्या हो रहा है? घट रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। हम यही ना बोले कि अगर एक वैल्यू घटे तो दूसरी वैल्यू भी घटे और एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी वैल्यू भी, तब उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? अब जरा देखो बेटा, हमने लिखा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट लिखा जाता है y के। कोई कांस्टेंट हमने लिख लिया, कोई कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हमने कांस्टेंट लिख लिया k। क्या लिखा? k। तो यहां से k इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब हम लिए x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1। देखो, जो समझा रहे हैं उसको अच्छे समझो। x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y1, तो यहाँ पर हो जाएगा x1 इक्वल टू k इंटू y1। मतलब यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा x1 अपॉन y1। नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है कैसे हुआ? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए, इक्वल टू का साइन लगाए, और जैसे ही इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है अपने से। ठीक है ना। उसका नाम हमने दिया, कांस्टेंट का नाम दिया k। क्या नाम दिया? तो k। अब k इंटू y1 है, ये y1 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड में, तो x1 अपॉन y1 हुआ। उसी तरह से अगर हम x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y2 लिखते हैं तो ये हो जाएगा x2 इक्वल टू k इंटू y2। तो यहां से भी आ जाएगा k इक्वल टू x2 अपॉन y2। y2 होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा है? अब हम मान लो ले लिए कि x3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y3, तो क्या हो जाएगा? x3 इक्वल टू k इंटू y3। तो यहां से k इक्वल टू आ जाएगा, यहां से k इक्वल टू आ जाएगा x3 अपॉन y3। आ जाएगा ना, यहां जगह स्पेस नहीं बचा। यहां से आ जाएगा k इक्वल टू x3 अपॉन y3। आया? अब जरा देखो, k बराबर x1 बाई y1, k बराबर x2 बाई y2, और k बराबर, मतलब k जो है x1 अपॉन y1 के भी बराबर है, k x2 अपॉन y2 के भी बराबर है, और k x3 अपॉन y3 के भी बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसी फॉर्मूले का तो हम लोग यूज करते हैं। यही फॉर्मूला है हमारा, क्या?
डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही फॉर्मूला है। जैसे अब ये हो जाएगा हमारा x1, ये हो जाएगा हमारा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये होगा x3 और ये होगा, तो हम निकालेंगे। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड करना है तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो x1 कितना है 5, y1 कितना है 50, x2 कितना है 8 और y2 कितना है x माना है हमने, माना है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x और 8 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 50। x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 50 अपॉन 5, कट करेंगे कितना आ जाएगा 80 रुपीज। कितना आ गया, तो 8 किलो आलू का दाम कितना हो जाएगा 80 रुपया। हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले ये समझना था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। क्लियर है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? ये हमेशा याद रखना है कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी और एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू भी घटेगी, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू घटेगी और एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी वैल्यू बढ़ेगी। तो अभी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे ही चलते हैं ना। हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकला कि हमारा जो x1 अपॉन y1 होगा, x2 अपॉन y2 जो होगा, x3 अपॉन y3 होगा, मतलब जितने भी टर्म फाइंड करने होंगे, x4 अपॉन y4 होगा, ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसी फॉर्मूले को यूज हमें करना है। कोई डाउट नहीं? चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फॉलोइंग आर द पार्किंग चार्ज नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर 60 रुपीज। बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, बॉक्स बना लेते हैं, ये बॉक्स बना ले, ये बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। ये यहां दिया हुआ है टाइम, टाइम किसमें दिया हुआ है बेटा, आवर में, ठीक है ना। और यहां पर लिख देते हैं क्या, चार्ज, चार्ज किसमें है, किसमें है, रुपीज में, ठीक, यही है ना। बोला कि 4 घंटे का चार्ज कितना है, 4 आवर का चार्ज कितना है 60 रुपीज, ओके, ठीक है ना। 8 आवर का चार्ज कितना है 100 रुपीज, ओके। 12 आवर का चार्ज कितना है 140 रुपीज, ओके। और 24 आवर का चार्ज कितना है 180 रुपीज, 180 रुपीज। हमने क्या बताया आप लोगों को, हमने एक बात बताया कि x1 अपॉन y1, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2 इक्वल टू x3 अपॉन y3 इक्वल टू x4 अपॉन y4, इसी तरह से और भी आगे हम लोग लिखते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट। अगर ये सब एक दूसरे के इक्वल होगा तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, नहीं बताया। मतलब हम x1 अपॉन y1 यहाँ निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर x1 अपॉन y1 निकालेंगे तो ये होगा बेटा 4 अपॉन 60, कट करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 से ही डायरेक्ट कट कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4 अब 15 4 जा 60, मतलब आया 1 अपॉन 15। x1 अपॉन y1 कितना आया 15। अब हम लोग निकालते हैं x2 अपॉन y2, x2 अपॉन, x2 कितना है बेटा 8, y2 कितना है 100, 4 2 जा 8 और इसको कट करेंगे तो आएगा 25, ये हो गया 2 अपॉन 25। x2 अपॉन y2 कितना आ गया 2 अपॉन 25। x3 अपॉन y3 निकाल लो, x3 अपॉन, x3 कितना है 12, y3 कितना है 140, कट करते हैं 4 3 जा 12, 4 से कट करेगा, हाँ 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ये आ गया 3 अपॉन 35। x4 अपॉन y4 निकाल लेते हैं, x4 कितना है 24, y4 कितना है 180, कट करते हैं 12 2 जा 24, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है ना, सही है ना, बोलो 12 से कट किया ना बेटा, 12 2 जा 24 और 12 से 12 1 जा 12, 6 बच गया, 12 5 जा 60, ठीक है ना। ये आ गया 2 अपॉन 15, 2 अपॉन, क्लियर है, समझ में आया। अब जरा देखो x1 अपॉन y1 की वैल्यू कुछ और आई है, x2 अपॉन y2 की वैल्यू कुछ और आई है और x3 अपॉन y3 की वैल्यू कुछ और आई है ना। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है नहीं है, तो लिखेंगे कि x1 अपॉन y1
is not equal to x2 upon y2 is not equal to x3 upon y3 is not equal to x4 upon y4, कोई किसी के बराबर नहीं है। so given data is not in डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसीलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन सबको समझ में आया? बेटा साक्षी नहीं है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अ मिक्सचर ऑफ पेंट is repaired by mixing one part of red pigment and 8 part of base। पेंट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? पेंट। ये मान लो कंटेनर है और इस कंटेनर में पेंट बनाया जा रहा है। इसमें जो है क्या किया जा रहा है, अगर एक पार्ट वन पार्ट रेड पिगमेंट डाला जा रहा है, रेड पिगमेंट तो 8 पार्ट बेस क्या मिलाया जा रहा है? बेस। और इन दोनों को मिलाकर जो है पेंट तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है? क्लियर है? बोला है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, अगर रेड पिगमेंट का पार्ट एक पार्ट है तो पार्ट ऑफ बेस कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट अगर 4 होगा तो बेस कितना होगा? तो अगेन वही फॉर्मूला, ठीक है ना, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। हम इसको मान लेते हैं कि ये a है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। मान लिया? चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, यही होगा। x1 है आपका 1, y1 है आपका 8, x2 है आपका 4 और y2 है a। y2 है a, हमने माना है। तो ये a इधर से इधर जाएगा तो 1a और 8 इधर से इधर जाएगा तो 4 into 8 इक्वल टू हो जाएगा a इक्वल टू 32। मतलब पहला आंसर आ गया कितना? 32। ये आ गया 30, ये आ गया 32। कितना आ गया? 32। अगेन x1 अपॉन y1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा x3 अपॉन y3। देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, ये x3 y3 है ना? तो x1 अपॉन y1 1 अपॉन 8 इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन b। b इधर से इधर जाएगा 1b और 8 इधर से इधर जाएगा तो 7 into 8, तो ये b इक्वल टू हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। कोई डाउट? अगेन आते हैं हम लोग, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x4 अपॉन y4। x1 कितना है? 1, y1 कितना है? 8, x4 कितना है? 12, y4 कितना है? c से मल्टीप्लाई करेंगे c, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 या 96। कितना हो गया? 96। क्लियर है? अगेन नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू होगा x5 अपॉन y5। x1 है आपका 1, y1 है आपका 8, x5 है आपका 20 और y5 को हमने माना है d। तो एक मल्टीप्लाई करेंगे 1d इक्वल टू हो जाएगा 160, d इक्वल टू आ जाएगा 160। समझ आया? ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ आ गया साथी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 एबव अभी हम लोग बात किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बात किए थे? किस की बात की थी? पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस की बात किए थे। तो देखिए पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें चार्ट दिया नहीं है, ये आपको अपने से बनाना है। तो एक है पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ बेस, पार्ट ऑफ बेस। अब जरा देखो बेटा क्या दिया हुआ है कि अगर 1 पार्ट रेड पिगमेंट है तो रेड पिगमेंट के सामने 1 को पुट कर दिया तो बेस कितना है? 75 ml। बात नहीं, 75 ml, ठीक है ना? हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। अगर कह रहा है कि बेस 1800 ml है, बेस कितना है? 1800 ml है, ठीक है ना? जो बेस है वो ml में है, ml में, ठीक है ना? तो अगर 1800 ml बेस है तो रेड पिगमेंट कितना होगा? तो मान लिया कि A होगा। कोई डाउट? मान लिया कि A हो गया। अब फॉर्मूला आप लोग को मालूम है x1 अपॉन y1
इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 75, x2 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू 1800, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 इंटू 1800 इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू a, हमें a की वैल्यू निकालनी है, ये 75 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1800 अपॉन 75 अपॉन 75, 5 से कट करेंगे, 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगेन 5 से इसको कट करेंगे, 5 से जा 15, 5 से जा 15, 3 बचा, 5 से जा 30, 0, 15 से कट करेंगे, 15 2 जा 30 और 15 4 जा 60, मींस a इक्वल टू आ गया 24 पार्ट, कितना पार्ट होगा 24 पार्ट, a इक्वल टू आ गया 24 पार्ट रेड पिगमेंट होगा। समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, एक मशीन है ना, कहां पर मशीन है तो सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, क्या बनाती है सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, ठीक है ना। वो जो मशीन है वो जो क्या है बोलो, वो जो मशीन है बेटा वो क्या बना रही है सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है, क्या बना रही है सॉफ्ट ड्रिंक बना रही है। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 800 वो जो सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल होती है उस बॉटल को फिल कर रही है, तो 6 आवर में 840 बॉटल को फिल कर रही है। तो किसी किसी बात यहाँ पर हमेशा दो क्वांटिटी की बात की जाएगी ना, एक देखो यहाँ पर एक नंबर ऑफ बॉटल की बात की जा रही है कि 840 बॉटल फिल कर रही है, और एक बात की जा रही है कि 6 घंटे में फिल कर रही है, मतलब टाइम की बात की जा रही है। तो एक हो गया नंबर ऑफ बॉटल, नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है ना, पहली बात, और दूसरी बात है टाइम, क्या है टाइम, किसमें है इन आवर, इन ऐसे पहले लिख लेंगे, लिख लिया। अब उसके बाद क्या है बॉटल की संख्या कितनी है 840, तो आवर कितना है 6, पूछा है कि हाउ मेनी बॉटल, मतलब आपको फाइंड क्या करना है कि कितना बॉटल, तो बॉटल के सामने हम लेट कर लेंगे कि ये बॉटल, क्लियर है, कितने घंटे में इन 5 आवर, 5 आवर में कितने बॉटल फिल करेगी, क्लियर है। तो अगेन वही फार्मूला x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 है आपका 840, x2 है y1 है आपका 6, x2 को हमने माना है a और y2 है 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 840 इंटू 5 और ये 6 इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू ए, हो जाएगा बेटा a की वैल्यू निकालनी है तो 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 इंटू 5 अपॉन 6 इक्वल टू ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 से कट करेंगे 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 0, a इक्वल टू आ गया 140 इंटू 5, ठीक है ना, a इक्वल टू 140 इंटू 5 करेंगे, ठीक है ना, 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 और 2 7, 700 बॉटल, कितना आ गया 700 बॉटल फिल करेगी कितने घंटे में 5 घंटे में, क्लियर है, समझ में आया। देखो बहुत चैप्टर इजी है, बस बॉक्स बनाने आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, दो क्वांटिटी जो दिया हुआ है उस दो क्वांटिटी को समझ में आना चाहिए, हमें करना क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 1500 टाइम्स अटेन ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बोला कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को जब हम इनलार्ज कर रहे हैं 50,000 गुना बड़ा कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से, कितना 50,000 टाइम इनलार्ज कर रहे हैं, तो तो कितने सेंटीमीटर का हो रहा है, ठीक है ना, कितना 50,000 टाइम, 50,000 टाइम क्या किया जा रहा है टाइम्स इनलार्ज किया जा रहा है, टाइम्स इनलार्ज when 50,000 टाइम्स इनलार्ज, इनलार्ज ना इनलार्ज, ठीक है ना, तो वो कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है 1 सेंटीमीटर का, सॉरी बेटा 5 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का दिख रहा है 5 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब जब उसको इनलार्ज नहीं किया गया, एक्चुअल लेंथ मतलब हम भाई किसी चीज को एक्सटेंड करके दिखा रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, कह रहा है कि हम उसको उसका एक्चुअल साइज बताइए, तो एक्चुअल मतलब उसको इनलार्ज नहीं कर रहे हैं, आप समझ रहा है ना, जैसा है वैसा हम देखेंगे तो कितना सेंटीमीटर का दिखेगा, तो 1 टाइम, मतलब इनलार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा 1 टाइम इनलार्ज, मतलब हम इनलार्ज ही नहीं किए, उसका एक्चुअल क्या है
तो ये क्या होगा 50,000 जो है वो इधर से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5/50,000। 5 से कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 0, ये आ गया 1/1000। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 के पावर 4 हो जाएगा ना, और यही 10 के पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -4। पहला आंसर हो गया, ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया, आ गया। अब देखो बोला कि व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, हो गया एक्चुअल लेंथ उसका क्या है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ? नहीं वो दूसरा आंसर बेटा। इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज, अगर बोला कि फोटोग्राफ को इनलार्ज किया जाएगा 20,000 टाइम्स, अब देखो बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लिए, यहां पर इनलार्ज दिया हुआ है, इनलार्ज, ठीक है ना, और उसका क्या लेंथ, LENGTH लेंथ इन सेंटीमीटर में लेंथ है। तो जब 50,000 गुना इनलार्ज किया गया, 50,000 टाइम्स इनलार्ज किया गया तो 5 सेंटीमीटर का दिख रहा था। तो बोल रहा है कि जब 20,000 टाइम इनलार्ज किया जाएगा तो कितने सेंटीमीटर का दिखेगा, तो मान लिया 1 सेंटीमीटर का दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर दिया जाए। देखिए तो अगेन वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। आते हैं आगे, ये हो जाएगा 15,000 अपॉन 5 इक्वल टू 20,000 अपॉन a। अगेन आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से इधर ले जाएंगे, इसको इधर से इधर ले जाएंगे, ले जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 इंटू a इक्वल टू 20,000 इंटू 5। a इक्वल टू हो जाएगा यहां से बेटा 20,000 इंटू 5 अपॉन ये 50,000 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, 4 जीरो से 4 जीरो और 5 से 5, a इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर। नहीं समझ में, अगर वो 20,000 टाइम इनलार्ज किया जाएगा तो कितने सेंटीमीटर का दिखेगा 2 सेंटीमीटर का दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ मॉडल ऑफ ए शिप, एक मॉडल है शिप का और एक एक्चुअल शिप है, दोनों शिप की बात की जा रही है। जरा देखिए पहले हम लोग इसका बॉक्स बना लेते हैं, बना लिया जाए। चलिए आइए, इन अ मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इज 9 मीटर हाई। जो मास्ट है वो कितना है 9 मीटर हाई, ठीक है ना। मास्ट किसकी बात की जा रही है, मास्ट की, ठीक है ना, किसमें मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप SHIP शिप, ठीक है ना, और ये एक्चुअल शिप ACTUAL एक्चुअल शिप, दो शिप की बात की जा रही है। मतलब जो है अब एक शिप बनाना है, शिप बनाने से पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाएगा। कोई भी चीज बनाने, बड़ी चीज बनाने से पहले उसका क्या किया जाता है, छोटा सा डिजाइन तैयार किया जाता है। तो उसी को बोला है कि इन अ मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप में उसका मास जो है 9 सेंटीमीटर हाई है। कितना है 9 सेंटीमीटर हाई है। व्हाइल द मास ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर, लेकिन जो एक्चुअल शिप है उसका मास कितना है 12 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, जो एक्चुअल शिप है उसका लेंथ अगर 28 मीटर है तो आपको बताना है कि हाउ लॉन्ग इज द मॉडल ऑफ शिप, मॉडल ऑफ शिप कितना होगा, मॉडल ऑफ शिप जो होगा वो कितना लंबा होगा। क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन, बॉक्स बनाना समझ में आया, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं, अब तो जब बॉक्स बन गया तो बहुत इजी है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 9 अपॉन 12 इक्वल टू x2 कितना है a अपॉन 28। ये इधर डिवाइड में रह जाएगा तो मल्टीप्लाई में 9 इंटू 28 अपॉन 12 इक्वल टू हो जाएगा a। कोई दिक्कत, ये इधर डिवाइड में था, इधर गया तो 9 इंटू 28 और 12 को एज इट इज रहने दिया।
सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, मींस a इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 7, a इक्वल टू आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। So suppose 2 kg of sugar contain 9 into 10 to the power 6 crystal। 2 किलो चीनी में उस क्रिस्टल मतलब दाना, इतना दाना है, इतना दाना है, ठीक है ना। तो 5 केजी शुगर में कितना दाना होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 1.2 केजी शुगर में कितना दाना होगा। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया नहीं आया? बोलो साक्षी आ गया? चलिए आइए, अमाउंट ऑफ शुगर, पहली बात है अमाउंट ऑफ शुगर, शुगर इन केजी, इसमें केजी में, अमाउंट ऑफ शुगर इन केजी, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या है नंबर ऑफ क्रिस्टल, नंबर ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। अमाउंट ऑफ शुगर इन केजी और नंबर ऑफ क्रिस्टल, क्या बेटा क्रिस्टल की स्पेलिंग क्या होगी CRY सॉरी क्रिस्टल हो गया। अमाउंट ऑफ शुगर कितना है 2 केजी शुगर है तो क्रिस्टल कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 केजी, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल है, केजी नहीं है, क्या है क्रिस्टल है, ठीक है ना। ओके पूछा क्या है कि अगर 5 केजी शुगर है तो क्रिस्टल कितना होगा, और अगर 1.2 केजी क्रिस्टल सॉरी 1.2 केजी शुगर है तो क्रिस्टल कितना होगा। ये दो क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 कितना है 2, y1 कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू x2 कितना है 5 अपॉन a, अपॉन a। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये a इधर से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। a इक्वल टू यहां से हो जाएगा 5 9 या 45 मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 10 टू द पावर 6 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यहां तक समझ आ गया। और 2 से इसको कट करेंगे, 2 से अगर हम इसको कट करेंगे तो a इक्वल टू हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0.5, 2 5 जा 10, ये आएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर 6 आया, 10 टू द पावर 6 आया। ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। और प्रीवियस क्लास में जब हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि एक्सपोनेंट फॉर्म में ये जो नंबर है वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये 1 और 10 के बीच में नहीं है, बड़ा नंबर है, तो इस डेसिमल को उठाएंगे और यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10 हो जाएगा। क्यों 10 हुआ? क्योंकि एक डिजिट इधर ले आए, केवल एक डिजिट, 2 डिजिट लाते थे तो 10 के पावर 2 हो जाता था, 3 डिजिट लाते थे तो 10 के पावर 3 हो जाता था, होता था ना, होगा इंटू 10 के पावर 6 यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। दोनों का इसका 10 इसका ये 10 दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 7 क्या क्रिस्टल, क्या होगा CRYSTAL क्रिस्टल। समझ में आया नहीं आया? आगे अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पर, इसके दूसरे पार्ट पर हम लोग आते हैं। दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन को यहां पर लिखा ही है, ठीक है ना। चलिए दूसरे पार्ट में है बेटा कि अगर कितना क्रिस्टल है, फॉर्मूला वही करते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3
x1 है आपका 2, y1 है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 6, x3 है आपका 1.2 अपॉन y3 है कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 1.2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 6, b इक्वल टू हो जाएगा 12 9 जा मालूम है बोलो 12 9 जा 108 होता है तो 10.8 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 6, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में, कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, b इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.4 5 इंटू यहां पर नहीं हट पाएगा इधर लिख लेते हैं, b इक्वल टू हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में आप लोग को दिक्कत था, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रश्मि है जो रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। रश्मि के पास एक रोड मैप है, क्या है एक रोड मैप, क्या है रोड मैप है, ठीक है ना, एक रोड मैप है, उस रोड मैप में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है 18 किलोमीटर को, किसको, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 18, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 18 किलोमीटर। सी ड्राइविंग ऑन द रोड ऑफ 72 किलोमीटर, वो रोड पर जो है कितना किलोमीटर ड्राइव की 72 किलोमीटर, तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, तो मान लिए ठीक है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, डिस्टेंस कवर्ड इन मैप, मैप में जो डिस्टेंस कवर किया उसको इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड किलोमीटर में, इन किलोमीटर। क्वेश्चन देखो बेटा कि रश्मि जो है रोड पे मैप लेकर चल रही है, क्या लेकर चल रही है मैप है, उस मैप पर 1 सेंटीमीटर जो है 18 किलोमीटर के बराबर है, तो 72 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है, तो 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है, ओके, तो फॉर्मूला क्या है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 है आपका 1 सेंटीमीटर अपॉन 18 इक्वल टू x2 आपको फाइंड करना है अपॉन 72, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो गया बेटा क्यों हंस रही हो, 18 इक्वल टू a, 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, a इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना होगा, मतलब मैप पर वो 4 सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया सीता बात खाना है। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है बेटा, क्या है वर्टिकल पोल है जिसकी ऊंचाई दी हुई है इतना मीटर, वो इतना मीटर इतने सेंटीमीटर का शैडो बनाता है, क्या बनाता है शैडो बनाता है। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कॉस्ड बाय द अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई, उसी समय 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई पोल है तो उसका शैडो क्या होगा, ये फाइंड करना है एक क्वेश्चन। दूसरा द हाइट ऑफ द पोल व्हिच कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, हाइट ऑफ एक पोल की हाइट फाइंड करनी है जब उसके शैडो का लेंथ 5 मीटर लॉन्ग है, कितना है 5 मीटर लॉन्ग है। क्लियर है, तो एक एक्चुअल पोल की बात की जा रही है और एक उसके शैडो की बात की जा रही है, पोल और शैडो दो चीजों की बात की जा रही है। हम लोग बनाते हैं फिगर, चलो लेंथ ऑफ पोल ठीक है ना, इन सेंटीमीटर में हम लोग निकालते हैं इन सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ शैडो SHADOW शैडो वो भी इन सेंटीमीटर, दोनों को सेंटीमीटर में निकालते हैं, बाद में हम लोग मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए लेंथ ऑफ पोल की लेंथ कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर,
तो आप लोग को चेंज करने आता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में 500 और प्लस 60 560, मतलब 560 सेंटीमीटर का जब पोल है, 560 सेंटीमीटर, समझ में आया ना, 5 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। ये है। शैडो कितना है, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 320 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ शैडो कॉस्ड बाय अनदर पोल, ठीक है ना, एक दूसरा पोल है, पोल की लेंथ कितनी दी हुई है, बोलो 10 मीटर, तो 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको चेंज करोगे इसको तो 1050 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये शैडो का लेंथ फाइंड करना है कि कितना होगा, ये हो गया। फिर बोला कि द लेंथ ऑफ पोल, पोल का लेंथ निकालना है, तो ये निकालना है बी, ठीक है ना। जब कास्ट ए शैडो ऑफ 5 मीटर, तो 5 मीटर बराबर हो जाएगा 500 सेंटी, समझ में आया, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, वो समझ में आ गया, कोई डाउट है नहीं। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 कितना है 560, y1 है 320 इक्वल टू x2 है 1050 और ये इधर से इधर जाएगा, ये हो जाएगा 560 इंटू ए इक्वल टू 1050 अपॉन 320, सॉरी इंटू 320 होगा। ये 560 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये हो जाएगा 1050 इंटू 320 अपॉन 560, 560 10 से 10 कट जाएगा, 8 7 जा और 8 4 जा 32, ये हो जाएगा a इक्वल टू 1050 इंटू 4 अपॉन 7, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 0 मींस a इक्वल टू आ गया 150 इंटू 4, a इक्वल टू आ जाएगा 600 सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो a इक्वल टू हो जाएगा 600 अपॉन 100, जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे किसमें हो गया, सेंटीमीटर मीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 6 मीटर। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका दूसरा पार्ट है इसका, x1 अपॉन y1 इक्वल टू हो जाएगा x3 अपॉन y3, हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। x1 कितना है, x1 है आपका 560 अपॉन 320 इक्वल टू x3 कितना है b अपॉन, ठीक है, b की वैल्यू निकालनी है, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो b इक्वल टू हो जाएगा 560 इंटू 500 अपॉन 320, 10 से 10 कैंसिल, अगेन कट करेंगे, 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, 4 से कट करेंगे, ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचा 0, 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, ये आ गया b इक्वल टू 7 इंटू 125, क्या आया b इक्वल टू 7 इंटू 125, मल्टीप्लाई करो, b इक्वल टू 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 15 16 17, 7 1 जा 7 और 7 और 1 8, इतना सेंटीमीटर है, आया। सेंटीमीटर को किसमें चेंज करेंगे, मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू 875 अपॉन 100 मीटर हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 8.75 मीटर होगा, इसका मतलब ये मीटर होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा सेंटीमीटर, मींस 8 मीटर 75 सेंटीमीटर इज योर आंसर। समझ में आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन रोड ट्रक ट्रेवल इतना किलोमीटर इन 25 मिनट, ठीक है ना, इतना डिस्टेंस 25 मिनट में ट्रेवल करता है। चलिए बॉक्स पहले बनाते हैं हम लोग,
रेडी, क्या है, नो ट्रक ट्रेवल इतना किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल TRAVELS ट्रेवल्स इन किलोमीटर, में, ठीक है ना। और टाइम टेकन इन मिनट में, कर लिया। डिस्टेंस को किलोमीटर में, टाइम को मिनट में, कर लिया। कितना किलोमीटर, एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर 25 मिनट में ट्रेवल करता है, कितना में, तो बोला है कि इफ द स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर, 5 घंटे में, 5 आवर में कितना ट्रेवल करेगा, तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 5 आवर इक्वल टू कितना, 60 इंटू 5 इक्वल टू 300 मिनट, हो जाएगा ना, 300 मिनट। देखो हम लोगों ने मिनट में क्यों चेंज किया, क्योंकि हम लिखे थे टाइम टेकन इन मिनट में हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर 5 आवर था तो आवर को किसमें चेंज कर दिया, मिनट में। ये फाइंड करना है, ये क्या होगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल, हाउ फार मतलब कितना दूर ट्रेवल करेगा, ये ना। तो अगेन फॉर्मूला का यूज करेंगे, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 कितना है 14 अपॉन 25 इक्वल टू x2 कितना है a अपॉन 300, हो जाएगा। ये 300 इधर से निकल जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा a इक्वल टू 14 इंटू 300 अपॉन 25, कट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा 25, 5 बचेगा, 25 टू या 50, a इक्वल टू आ गया 14 इंटू 12, ठीक है, किलोमीटर, a इक्वल टू हो जाएगा 12 14 टू या 28, 14 टू या 28, ठीक है ना, कैरी टू 14 1 जा 14 और 14 और 2 16, 168 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 5 घंटा में। दिस इज योर आंसर, क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बस इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोगों को इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उसके बाद में क्लास करेंगे, क्लियर है, कोई दिक्कत साक्षी।